हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। तो हम अपने उसी कंटिन्यूएशन में जो EMRS TGT PGT इंग्लिश स्पेशल की हम क्लासेस ले रहे हैं, एक इंट्रैक्शन कर रहे हैं, उसी में ये हमारी अगली वीडियो है। जैसा कि मैं बता दूं कि फॉर्म्स अभी फिलअप हो रहे हैं और आपका बैच वेटिंग में है और वेरी सुन इट इज गोइंग टू अपीयर ऑन कैरियर विल ऐप। सो आप इसके लिए लगातार वर्क करते रहें। तो चलिए उसी कंटिन्यूएशन में लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो बेस्ड हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम EMRS के लिए एंड ऑल्सो फ्रूटफुल टू अदर एग्जाम्स दैट इज बेस्ड ऑन TGT एंड PGT, चाहे वो MP है, DTSS भी है, NVS है, KVS है, या चाहे जो भी एग्जाम आपका है। तो गाइज इस सीरीज में बेसिकली हम जो वर्क कर रहे हैं वो लिटरेरी डिवाइस पे कर रहे हैं और इन लिटरेरी डिवाइसेस में हम काफी सारे क्वेश्चंस यहां पे देख चुके हैं ऑलरेडी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। देखो 40 वाले क्वेश्चंस को हम लास्ट क्लास में देख भी चुके हैं, बट इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ओनोमेटोपोइया इज डिफाइंड है जी, कैसे डिफाइन किया जाता है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड इज मेलोडियस, a figure of speech wherein there is a play of words, या figure of speech where such words are used whose sound imitates the action। तो आंसर हमारा यहां पे क्या बना है? सी। तो सी वुड बी द आंसर। लेकिन अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्वेश्चन हमारा बनता है हाइपरबोली इज। ये हाइपरबोली क्या है? ये हमारा हाइपरबोली क्या यहां पे बनेगा? तो गाइस ध्यान से देखेंगे, क्या ये एक कॉमिकल मिसयूज है वर्ड्स का इन मिस्टेक फॉर वन साउंडिंग सिमिलर, या फिर अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट्स आर एक्सेजरेटेड और एक्स्ट्रावेगेंट, या फिर फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू इनकॉन्ग्रुअस स्टेटमेंट्स आर योक्ड टुगेदर, है ना, इसको देखिए तो एंटीथेसिस बनेगा, या फिर यूसेज ऑफ इंटरनेशनली हार्ड एक्सप्रेशन और वर्ड इन प्लेस ऑफ अ पोलाइट वन। तो अगर हम बच्चों हाइपरबोली की बात करें तो यहां पे चीजों को एक्सेजरेट किया जाता है, बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जाता है, यानी चीज छोटी है लेकिन हम उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? एक बड़े वे में, बड़ा चढ़ा के, खतरनाक रूप में। तो हाइपरबोली बेसिकली बनेगा बी आंसर से, यानी कि यहां पे ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें स्टेटमेंट्स को एक्सेजरेट किया जाता है या फिर बच्चों एक्स्ट्रावेगेंट किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, विच ऑफ द गिवन फीचर्स इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू लिरिक पोएट्री। इनमें से कौन सी लिरिक पोएट्री को एट्रीब्यूटेबल नहीं है? बच्चों अगर हम देखें लिरिक पोएट्री तो लगभग सभी राइटर्स ने, सभी पोएट्स ने लिरिक पोएट्री को जरूर लिखा है। लिरिक एज अ पोएम हैज ऑलवेज बीन रिटन, लाइफ से रिलेटेड, लाइफ को प्रेजेंट करने वाली। इसने पूछा है कि कौन सा इसमें से इसका एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स पर्सनल फीलिंग्स, हेंस सब्जेक्टिव। तो 100% बच्चों करेक्ट बात है, सब्जेक्टिव है क्योंकि ये पर्सनल फीलिंग्स को शो करता है, किसकी? एक पोएट की। या फिर इट इज स्पॉन्टेनियस, सो सिंसियर एंड एफर्टलेस। ये स्पॉन्टेनियस है और स्पॉन्टेनियस होने का मीन्स है सिंसियर एफर्ट है, और बच्चों की एफर्टलेस भी है। ये दोनों बातें यहां पे फिट बैठती हैं। लेकिन ये जो लिखा है बोम्बास्टिक इन लैंग्वेज, ये कभी भी बोम्बास्टिक नहीं होती है लैंग्वेज में, क्योंकि लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। और म्यूजिक एंड मेलोडी 100% इसमें होती है। तो आंसर जो नोट वाली कंडीशन का बनेगा, और जब भी क्वेश्चन में नोट हो आप उसे अलग से हाईलाइट कर लेंगे, तो बच्चों आंसर हमारा यहां पे सी बनेगा। इट इज बोम्बास्टिक इन लैंग्वेज, ये यहां पे गलत एक्सप्रेशन है। फिर हमारे क्वेश्चन पे आते हैं 43, द करेक्ट स्ट्रेस इन द वर्ड पर्टिकुलर इज। अब देखो बच्चों, अगर हम फोनेटिक्स की बात करें तो फोनेटिक्स में स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस की कंडीशन आती है। पर्टिकुलर वर्ड को देखिए तो हमारा ये आंसर सी पे बनेगा, यानी कि पर्टिकुलर। तो इस जगह पे हम स्ट्रेस देंगे, तो आंसर इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारा सही जो बनेगा वो सी बनेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, नहीं कॉन्स्टिट्यूट करती है क्या? 3 यूनिटीज। अब जरा ध्यान से देखो, 3 यूनिटीज हमारी कौन कौन सी है? यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन।
अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों यूनिटीज किसने दी हैं? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल एंड हिज फॉलोअर्स हैड रिटन इन द पोएटिक्स। पोएटिक्स में तीन यूनिटीज किसकी दी गई हैं? एक ड्रामा की। तो गाइज इसमें अगर देखें तो तीन के अलावा चौथी जो यहां पे यूनिटी ऑफ इवेंट्स, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। पूछा भी क्या गया? डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट थ्री यूनिटीज। तो बच्चों वो यूनिटी ऑफ इवेंट्स है। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, विच इज और आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच। भाई अगर हम अंडर स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पे चीजों को अंडरस्टेट किया जाता है। तो पहला यहां पे है फॉर अंडरस्टेटमेंट द ग्रीक टर्म इज म्योसिस। तो म्योसिस बिल्कुल है, ये सही है। सेकंड देखते हैं, डज नॉट रिप्रेजेंट समथिंग एज वेरी मच लेस इन मैग्नीट्यूड दैट इज इट रियली इज। तो बच्चों ये तो होता है, ये गलत है, यहां पे नोट वाली कंडीशन गलत बन जाएगी। तो पहला बात तो हमारी ये बनी, ये इनमें से इनकरेक्ट है। द वर्ड्सवर्थियन लाइन एंड नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन इज द एग्जांपल ऑफ इट। बिल्कुल सही बात है, नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन, ये तो कोई बात ही नहीं बनी, है ना। तो ये बच्चों यहां पे किसको दिखाते हैं? म्योसिस को। चौथी बात यहां पे, इट इज ऑल्सो यूज टू एसर्ट एन एफर्मेटिव बाई निगेटिंग इट्स कॉन्ट्रेरी। तो ये वाली बात, एक अफर्मेटिव को निगेटिव ऑफ द कॉन्ट्रेरी से अगर हम प्रेजेंट करें तो ये लिटोट्स बनता है, राइट। जैसे मैं कह दूं बजाय इसके कि शी इज अ गुड गर्ल, मैं कहूं कि शी इज नॉट अ बैड गर्ल। तो नॉट बैड से पहले, कॉन्ट्रेरी से पहले निगेटिंग करके मैं एक अफर्मेटिव को प्रेजेंट कर रहा हूं। तो बच्चों आंसर यहां पे बना सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ किसमें है? आंसर ए में। ए वुड बी द आंसर। फिर क्वेश्चन बनता है हेजियोग्राफिक आर रिटन ऑन, ये किस पे लिखे जाते हैं? तो बेसिकली हेजियोग्राफी को हमें देखना है। लाइव्स ऑफ द मार्जिनल्स, लाइव्स ऑफ द सबऑल्टर्न्स, या फिर स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स। तो बच्चों जो करेक्ट आंसर बनेगा 100% वो सी बनेगा, क्योंकि हेजियोग्राफी में बेसिकली हम सेंट्स की लाइफ को देखते हैं, उनकी बायोग्राफी को देखते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे उन्होंने कंप्लीट किया अपनी लाइफ को, क्या क्या अचीवमेंट्स किए, एवरीथिंग इज देयर। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वाउंड। बच्चों इसको अगर हम देखें बड़े ध्यान से तो वाउंड हमारा क्या बन गया? एक नाउन। मॉर्टल इसके पहले आया है, ये मॉर्टल है, और मॉर्टल क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन बच्चों क्या वाउंड कभी मॉर्टल होगा? जी नहीं, मॉर्टल कौन होगा? ही, यानी सब्जेक्ट। लेकिन हमने लगा कहां पे दिया? एडजेक्टिव वाउंड के पहले। इसका मतलब हमने ट्रांसफर किया है एपिथेट। एपिथेट का मीन्स किससे होता है? एडजेक्टिव से। तो यहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच है बी, यानी द टाइम वी यूज द एडजेक्टिव विद सम अदर वर्ड्स देन विद विच वी हैड टू यूज, ये हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट बनेगा, यानी कि हमने एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया, किसी और वर्ड के साथ हमने उसका यूज किया है। तो करेक्ट आंसर इज द बी। अगले में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग रूल्स इज इनकरेक्ट। भाई अगर हम देखें, इफ द एक्सेंट डज नॉट फॉलो ऑन द लास्ट सिलेबल द कॉन्सोनेंट इज डबल, बिल्कुल डबल होता है ना। इफ द फाइनल कॉन्सोनेंट इज आई, इट इज ऑलवेज डबल्ड विद ओनली एक्सेप्शन, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लिखा है शॉर्ट मोनोसिलेबल्स नेवर डबल देयर फाइनल कॉन्सोनेंट, तो बच्चों करते हैं, तो आंसर हमारा यहां पे सी बनेगा। तो ये इनकरेक्ट है, आंसर सी। A 14-line poem in iambic pentameters consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known. क्या हम इसे बैलेड कहते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट, एलिजी, या फिर लिरिक? तो बच्चों ये आंसर हमारा शेक्सपियरियन सोनेट बनेगा। यानी लाइंस तो हमारी 14 ही हैं, लेकिन ये कैसे डिवाइड होती हैं? 3 क्वाट्रेंस में 4 4 4, और बच्चों लास्ट में 2 लाइन, जिनकी राइम स्कीम जो बनती है वो बनती है ए बी सी डी ई एफ एंड देन गाइज जी। ये हमारी यहां पे राइम स्कीम होगी। अगला क्वेश्चन है, इफ इन अ बैलेड अ लाइन और स्ट्रेंजर इज रिपीटेड, लाइन स्ट्रेंजर रिपीट होता है बट विद एन एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी, और उसी से स्टोरी वहां पे एडवांस होती है, तो ये क्या कहलाता है? क्या रेफरेंशियल रेपिटेशन है, इंक्रीमेंटल रेपिटेशन है, या जस्ट रेपिटेशन है? नन ऑफ दिस। तो गाइज ये इंक्रीमेंटल रेपिटेशन होगा, क्योंकि इसके थ्रू हम प्लॉट को आगे बढ़ाते हैं। बैलेड में स्ट्रेंजर के प्लॉट्स, स्ट्रेंजर से रेपिटेशन से हम प्लॉट को आगे बढ़ाते हैं, ये उसी का फंक्शन करता है। तो इट वुड बी द इंक्रीमेंटल रेपिटेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ओड, ओड के रेफरेंस में। भाई पहला इसने बताया पिंडेट्स ओड्स आर एनकोमियास्टिक। बच्चों एनकोमियास्टिक का मीन्स है प्रेज करने वाला, किसी की प्रेज करने वाला, यानी एक तरह से मैं कह दूं पेनिजाइरिक की कंडीशन बना रहा है। तो भाई बिल्कुल इनकी जो ओड है पिंडेट की वो एकोनोमियास्टिक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द पैशन, विजनरी, बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडेट्स ओड, होरेशियन ओड्स आर काम, मेडिटेटिव एंड कोलोकियल। तो बिल्कुल ये करेक्ट बात है, होरेशियन की ओड काम एंड मेडिटेटिव है, कोलोकियल है। इरेगुलर ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस ग्रे, ये पॉइंट गलत है। इरेगुलर ओड को बेसिकली किसने प्रेजेंट किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज अब्राहम काउले। कौन है बच्चों? अब्राहम काउले। एंड लास्ट है पिंडेट्स ओड्स वर रिटन इन प्रेजेंट। ये तो पहली वाली बात होगी, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर हमारा बच्चा बन गया, क्योंकि यहां पे लिखा है नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट की कंडीशन तो सी में बनेगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा एफोरिज्म, एम्पल यूज ऑफ सिमिली एंड मेटाफर, या फिर इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग एम्बैरेसिंग और इम्प्लीजेंट, स्पीच और राइटिंग ग्लोरीफाइंग समथिंग, या फिर शॉर्ट फ्रेज। बच्चों देखो एम्पल यूज ऑफ सिमिली एंड मेटाफर है ना, ये एक तरह से चीजों को कैसे बनाएगा, ब्यूटिफाई करेगा। इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग ये हमारा यूफिमिज्म होता है, यूफिमिज्म, जहां पे हम एक बात को अच्छे वे में प्रेजेंट करें जबकि वो बुरी बात है। स्पीच और राइटिंग ग्लोरीफाइंग समथिंग ये हमारा पेनेजाइरिक बनेगा, पेनेजाइरिक। लेकिन लास्ट वाली जो बात है शॉर्ट फ्रेज दैट सीज समथिंग ट्रू और वॉइस, यही बच्चों एफोरिज्म। ये क्या है? APHORISM। एफोरिज्म का मतलब है कि फ्रेज वहां पे शॉर्ट है लेकिन वो ट्रू है और वो एक विजडम को शो करती है। जैसे फ्रांसिस बेकन के जितने भी एसेज हैं वो एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे गए हैं, यानी कि फुल ऑफ विजडम एंड पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही वर्क करेंगे। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।